हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम आपके साथ लेके आए हैं आपकी वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास। इसमें 14 से 20 जून तक जो भी करंट अफेयर्स हमने पढ़ाए हैं आपको, उसके टॉप 50 क्वेश्चंस आज हम रिवीजन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे नेशनल न्यूज़। हमने आपके लिए सेग्रीगेट कर दिया है अलग अलग सेक्शंस में, तो स्टार्ट करेंगे हम नेशनल न्यूज़ के साथ। पहला सवाल, भारत का पहला ऐसा कौन से राज्य है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर है सी, उड़ीसा। उड़ीसा इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए। सरकारी आंकड़े माने तो उड़ीसा सरकार ने 6,500 ट्राइबल हॉस्टल्स यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बच्चों के लिए हॉस्टल्स बनवाए हैं, जिसमें लगभग 5,70,000 बच्चे रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड के साथ हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट भोगपुरम? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ मिलकर 12 जून 2020 को एक अग्रीमेंट साइन किया है टू डेवलप अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट भोगपुरम। ये एयरपोर्ट 2023 तक शेड्यूल्ड है बन जाने के लिए और भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना था सिक्किम में एट दी पैक्योंग। तो उस एयरपोर्ट का नाम है पैक्योंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है सिक्किम में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, पंजाब। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए और उसका संक्रमण रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है घर घर निगरानी, जिसके तहत वो कोरोना वायरस को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकेंगे और कम्युनिटी स्प्रेड रोका जा सकेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन सा ऐसा राज्य बना है जो 2020-21 में सबसे बड़ा गेहूं का खरीदार बना है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार गेहूं खरीद के लगभग 25,000 करोड़ हमारी रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी और इस साल उन्होंने 12.77 मिलियन टन ऑफ वीट खरीदा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। उस पोर्टल का नाम बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने लॉन्च किया है हेल्थ केयर सप्लाई चेन के लिए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, आरोग्य पथ। आरोग्य पथ एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो हमारी केंद्रीय सरकार और CSIR ने मिलकर 12 जून को लॉन्च किया है। इससे जो हमारे सिस्टम में बॉटल नेक्स है रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मेडिसिन, वो काफ़ी ज़्यादा हल हो जाएगा। लोगों को जगह जगह जाके चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं कि कौन से मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं। ये हेल्थ केयर सप्लाई चेन में बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, उस रोबोट का नाम बताइए जो हाल ही में सेंट्रल रेलवेज ने लॉन्च किया है पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग के लिए फॉर कोविड-19। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, कैप्टन अर्जुन। पुणे की RPF टीम ने एक रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। ये पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग करेगा और उन्हें टेस्ट करेगा फॉर कोविड-19। इसमें कुछ इनबिल्ट सायरन है, तो अगर किसी भी पेशेंट का नॉर्मल रेंज से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो एक सायरन बजने लगेगा और वहाँ पे आसपास में जो हेल्थ वर्कर्स है या जो भी टीम है RPF की, उन्हें पता चल जाएगा और उस पेशेंट को बाकियों से अलग कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, भारतीय रेलवेज ने हाल ही में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है बाय सक्सेसफुली रनिंग डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन ऑन दी OHE इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी।
किन क्षेत्र में? चलिए, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ई, वेस्टर्न रेलवेज। वेस्टर्न रेलवेज ने हाल ही में एक विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें पहली बार उन्होंने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाई है ऑन ओएचई इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी। ये 10 जून को ये ट्रेन चलाई गई थी फ्रॉम 2 स्टेशंस। मैं आपको बता देती कौन कौन से स्टेशन है वो। पालनपुर एंड बोथड़। इससे जो टाइम जो गवर्नमेंट का लॉस हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन की ट्रेन जब नहीं चल रही थी, तो इससे वो लोग उस टाइम को ओवरकम कर सकते हैं, उस लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में इंडियन गैस एक्सचेंज नाम का एक ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान हमारे हैं मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील। उन्होंने हाल ही में एक ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रेड किया जाएगा और जिसमें बायर्स एंड सेलर्स को दोनों को बेनिफिट होगा प्राइस का, बिकॉज इसमें जो प्राइसेस है वो रेगुलेट किए जाएंगे थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, उस डिवाइस का नाम बताइए जो सरफेस और एयर माइक्रोब्स को किल कर देता है और हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है हैदराबाद में। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, जर्मी बैन है उस डिवाइस का नाम, और ये 14 जून 2020 को जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया है। ये डिवाइस है, इससे सरफेस और एयर माइक्रोब्स किल हो जाएंगे एट 99.9%, और ये एक बार में लगभग 900 से 1000 स्क्वायर फुट का जो एरिया है उसे एक बार में क्लीन कर सकेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, हाल ही में 500 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर दोबारा देखा गया था इन दी नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। वो किस नदी से निकला था? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, महानदी। ये मंदिर 11 साल पहले डूब गया था और वापस 11 साल बाद ये देखा गया है इन दी महानदी रिवर ऑफ उड़ीसा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कर्मभूमि नाम का एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर टू दिस इज ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने हाल ही में कर्मभूमि नाम का एक जॉब पोर्टल है, उसको उन्होंने 16 जून को लॉन्च किया है। जो आईटी प्रोफेशनल्स लॉकडाउन के कारण वापस आ गए हैं या जिन्हें जॉब चेंज की ज़रूरत है, वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके देख सकते हैं कि स्टेट में जो जो भी आईटी कंपनीज है उसमें क्या क्या वैकेंसीज हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 12वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालू किया है टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल इंडिया? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार योजना यानी कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान चालू किया है, जिससे जो हमारे प्रवासी मजदूर है जो अपने स्टेट्स में लौटे हैं उन्हें रोजगार मिलने में आसानी हो। इसमें हाल ही में 6 स्टेट्स जहां पर मैक्सिमम प्रवासी मजदूर है उनको कवर किया जाएगा और लगभग 25,000 मजदूरों को इसके तहत काम भी दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य सरकार हाल ही में मास डे ऑब्जर्व किया है 18 जून को? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज बी, कर्नाटका। कर्नाटका की सरकार ने हाल ही में मास डे ऑब्जर्व किया है 18 जून को, जिसके तहत वो लोगों में अवेयरनेस फैला रही है अबाउट द यूज़ ऑफ मास्क। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 से बचने के लिए मास्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। तो मास्क के फ़ायदे लोगों में प्रमोट कर रही हैं और उन्हें अर्ज कर रही हैं कि बिना मास्क के वो कहीं पे भी नहीं निकलें। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन, इनमें से किसने हाल ही में कोल माइंस के ऑक्शन को लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, नरेंद्र मोदी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने
हाल ही में कोल माइनिंग को ओपन कर दिया है फॉर दी प्राइवेट सेक्टर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भारत में सिर्फ कोल इंडिया was allowed to manufacture and mine coals, लेकिन 18 जून को उन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया है और कोल माइनिंग के ऑक्शंस को अब कमर्शियलाइज कर दिया गया है बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। इससे अब प्राइवेट सेक्टर्स है वो भी इसमें एंट्री ले सकेंगे और ये अब ओपन टू ऑल हो गया है। जितने भी इस पे रेस्ट्रिक्शंस थे वो हमारी गवर्नमेंट ने ईज अप कर दिए हैं ताकि अलग अलग इंडस्ट्रीज इसमें आके इसका फ़ायदा उठा सकें। तो विद दिस हमारा नेशनल न्यूज़ का सेक्शन ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 15वां क्वेश्चन की तरफ। उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिसमें हाल ही में फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने एक साथ मिलकर ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के खिलाफ हाथ मिलाया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट। हाँ, फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने 15 और कंपनीज के साथ मिलकर हाथ मिलाया है ताकि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को रोका जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि सब कुछ काफ़ी डिजिटल हो गया है, तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं टुवर्ड्स दी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। जो बहुत सारे प्रेपरेटर्स है वो इनकी पिक्चर्स मॉप कर देते हैं, बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं। तो इससे लड़ने के लिए ये 3 कंपनीज ने बाकी 15 टेक कंपनीज के साथ मिलकर हाथ मिलाया है ताकि इसके संक्रमण को रोका जा सके और इस क्राइम को यहीं स्टॉप किया जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। भारत ने 12 देशों के साथ मिलकर कोविड-19 से फैलाई गई गलत सूचना के लिए इनमें से किस संगठन का वेरीफाइड पहल का नेतृत्व किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में एक वेरीफाइड इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके तहत कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोका जा सके। तो इसमें भारत ने 12 देशों के साथ मिलकर इसको लीड किया है ताकि जो इन्फोडेमिक है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है पैंडेमिक से, उसे वहीं पर रोका जा सके और ऐसे फैक्ट्स देशों में फैलाए जा सके जो कि वेरीफाइड हो या फिर जो ट्रू हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन पहला ऐसा फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख बना है जिसने यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, अनमोल नारंग। अनमोल नारंग पहली ऐसी सिख है जिन्होंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम द वेरी प्रेस्टिजियस यूएस मिलिट्री एकेडमी फ्रॉम वेस्ट पॉइंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन से देश ने इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव जो कि है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्वाइन किया है एज इट्स फाउंडिंग मेंबर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, इंडिया। भारत ने हाल ही में ज्वाइन किया है GPAI यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 15 जून 2020 को। इसमें बाकी देशों के साथ मिलकर भारत ने एक पैक्ट या अग्रीमेंट साइन किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी हर देश में डेवलपमेंट हो रहा है वो दूसरे कंट्रीज के साथ शेयर करेंगे और रिस्पॉन्सिबली यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ताकि दूसरे देशों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो वोटिंग हुई थी फॉर द नॉन परमानेंट कैटेगरी, उसमें 192 में भारत को कितने वोट्स मिले थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 184। भारत को 184 वोट्स मिले थे आउट ऑफ 192। मैं आपको बताइए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2021 के हाल ही में इलेक्शंस हुए थे। टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इसमें, जिसमें 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट है जिनका टेन्योर होता है 2 इयर्स का। इससे पहले भारत 7 टाइम्स रह चुका है एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी और 2021 और 22 के लिए भारत रहेगा एज द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। किस देश को भारत हाल ही में 75 मेंबर्स की ट्राई सर्विस
कॉन्टिजेंट भेजेगा टू सेलिब्रेट दी 75th वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री परेड? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई रशिया। 24 जून को होने वाला है वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री परेड, 75th वर्ल्ड वॉर 2 विक्ट्री परेड। उनकी डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने के लिए भारत रूस को भेजेगा 75 मेंबर्स का अपना दल फ्रॉम दी 3 आर्म्ड फोर्सेस सच एज इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। मैं आपको बता दूं 1945 में रशिया जीता था आफ्टर डिफीटिंग द नाजी जर्मनी, और उस दिन से हर साल 24 जून को एक विक्ट्री परेड होती है एट दी रेड स्क्वायर इन मॉस्को। उस विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए भारत भेजेगा अपने दल को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं अब इंटरनेशनल न्यूज का सेक्शन होता है खत्म, अब हम बढ़ेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस की तरफ। तो चलिए, हाल ही में किस कंट्री को एग्जिम बैंक ने 216 मिलियन डॉलर्स का क्रेडिट लाइन दिया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी मॉलवी। ये साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में एक कंट्री है मॉलवी, जिसको एग्जिम बैंक ने 5वां एलओसी एक्सटेंड किया है ओवर द पीरियड। पहले 4 एलओसी में टोटल धनराशि थी 180 मिलियन यूएस डॉलर्स, और 5वां जो अब एलओसी उन्होंने एक्सटेंड किया है उसकी धनराशि है 215.68 मिलियन यूएस डॉलर्स। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फोकस अफ्रीका, जिसके तहत जो एग्जिम बैंक है उसने लोन दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में सुरक्षा सैलरी अकाउंट खोला है फॉर दी एमएसएमई? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में सुरक्षा सैलरी ये अकाउंट खोला है। सॉरी जस्ट अ मिनट, आई थिंक कुछ इशू हुआ है। यस यस, वंस अगेन आई रिपीट, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में सुरक्षा सैलरी एक अकाउंट है खोला है फॉर दी एमएसएमई, जिसमें जो एमएसएमईज है वो अपने एम्प्लॉयज के अकाउंट में कैशलेस ट्रांसफर कर सकती हैं, और इसके साथ एक एडेड बेनिफिट मिलेगा उनको ऑफ द इंश्योरेंस। 2 टाइप के इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। वन इज दी हॉस्पी कैश इंश्योरेंस और दूसरा है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से भारत को 51 मिलियन डॉलर्स का एफडीआई इन्वेस्टमेंट मिला है 2019 में। इसमें भारत कौन से नंबर पर आता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 9वें नंबर पर आता है। भारत is the largest recipient of the FDI in the year 2019। उसमें भारत को 51 मिलियन यूएस डॉलर्स की एफडीआई मिली थी, जो कि बढ़ गई थी, और 2018 में उन्हें मिली थी 42 मिलियन की यूएस डॉलर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 24वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने हाल ही में 750 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन दिया है भारत को फॉर कोविड-19 रिस्पॉन्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, चलिए द आंसर इज डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्होंने हाल ही में 750 मिलियन यूएस डॉलर्स का ऋण देने का वादा किया है भारत को, ताकि भारत कोविड-19 से लड़ सके। मैं आपको बता दूं AIIB के हेडक्वार्टर्स है बीजिंग चाइना में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिलायंस ने कितने प्रतिशत स्टेक बेचे हैं टू द सऊदी वेल्थ फंड PIF फॉर 11,367 करोड़? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। 2.32% स्टेक बेचा है रिलायंस जियो ने टू द सऊदी वेल्थ फंड PIF फॉर 11,367 करोड़। ये मैं आपको बता दूं ये 11th डील है इन द 8 वीक्स, और अब तक जियो प्लेटफॉर्म्स ने 24
0.7% मात्र स्टेक बेचे हैं और इससे उन्होंने रेज कर लिया है 1,15,693.95 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। कई सारी कंपनीज के साथ उन्होंने ये डील्स की है। सबसे पहली कंपनी थी फेसबुक, उसके बाद थी जनरल अटलांटिक, उसके बाद थी सिल्वर लेक, फिर उन्होंने डील की विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के साथ, केकेआर के साथ, अबू धाबी बेस्ड मुबादाला, एडीआईए, टीपीजी एंड एल कैपिटल। इन सब कंपनीज के साथ हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स ने डील की है, अलग अलग पर्सन ऑफ स्टेक बेचे हैं उनको, और अब तक टोटल उन्होंने 24.7% स्टेक अपने बेच दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में 2020-21 वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने परसेंट तक आकी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई -4%। अप्रैल में जब एडीबी ने भारत की जीडीपी आंकी थी तब उन्होंने +4% तक भारत की जीडीपी आंकी थी, लेकिन एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट उन्होंने 18 जून 2020 को रिलीज किया है, जिसके तहत उनका मानना है कि भारत की जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 हो गई है घट के एट -4%, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर गई है हमारी जीडीपी टू -4%। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 27वें क्वेश्चन की तरफ। कौन से देश ने हाल ही में 200 मिलियन यूरोस का ऋण देने का वादा किया है भारत को टू सपोर्ट दिल्लीज कोविड रेस्पॉन्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी फ्रांस। फ्रांस और भारत ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है पेरिस के साथ मिलकर, जिसमें फ्रांस ने 200 मिलियन यूरोस देने का वादा किया है भारत को टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंपनी ने करूर व्यासा बैंक के साथ पार्टनरशिप की है फॉर प्रोवाइडिंग सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी मारुति सुजुकी। यस, मारुति सुजुकी ने करूर व्यासा बैंक के साथ हाल ही में पार्टनरशिप की है फॉर प्रोवाइडिंग सिंपलर एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत 100% ऑन रोड फाइनेंसिंग की जाएगी और ये लोन उनका जो टेन्योर होगा वो होगा 7 ईयर्स, यानी कि 84 मंथ्स। और सबसे अच्छी बात स्कीम की ये है कि इसमें 6 मंथ का हॉलिडे पीरियड होगा, यानी कि 6 मंथ्स का मॉरेटोरियम होगा, जिसमें जो भी रेसिपिएंट रहेंगे या जो भी खरीदार रहेंगे उन्हें 6 महीना तक कुछ भी किस्त देने की जरूरत नहीं है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेगमेंट का। अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। हमने आपके लिए अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया है, तो अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे 29th क्वेश्चन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है एज द सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो आंसर इज ई इम्तियाजुर रहमान को अपॉइंट किया गया था एज द एक्टिंग सीईओ 2 साल पहले, जब लियो पुरी ने 2018 में रिजाइन किया था, तब इन्हें चुना गया था एज द एक्टिंग सीईओ। लेकिन हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है इनका अपॉइंटमेंट और अब ये रहेंगे एज द सीईओ ऑफ द यूटीआई एएमसी। तो चलिए बढ़ते आगे हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। उन अटॉर्नी जनरल का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई के वेणुगोपाल। इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सॉरी, अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल है उनको हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन मिला है एज द टॉप लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इन्होंने 1 जुलाई 2017 से ज्वाइन किया था आफ्टर सक्सीडिंग मुकुल रोहतागी। तो चलिए 31st क्वेश्चन की तरफ। वोल्कन बोसगीर को हाल ही में चुना गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th यूएन जनरल असेंबली। वो किस देश को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए टर्की। टर्की को बिलोंग करते हैं वोल्कन बोसगीर।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। किसे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए उर्जित पटेल। यस, ये एक फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और इन्हें नियुक्त किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इनका जो 4 साल का टेन्योर है वो स्टार्ट होगा 22 जून 2020 को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कुवतबेक बोर्नफ को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे मुहम्मद अब्दुल गजीब, उन्होंने 14 जून को रिजाइन कर दिया गया और इसके बाद कुवतबेक बोर्नफ को चुना गया है एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ किर्गिस्तान। 16 जून को उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 34th क्वेश्चन की तरफ। उस एक्स सुप्रीम कोर्ट जज का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन मिला है एज द बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन। तो चलिए, इसका आंसर है सी, डी के जैन। डी के जैन को हाल ही में 1 साल का एक्सटेंशन मिला है एज द बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बुड्समैन। ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। 2019 में इनकी नियुक्ता हुई थी एज द बीसीसीआई ओम्बुड्समैन, लेकिन बाद में उन्हें एथिक्स ऑफिसर का भी रोल दे दिया गया। तो चलिए, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस का सेक्शन। उस इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए रतन लाल। 11 जून को ये अनाउंसमेंट हुई है कि रतन लाल, जो कि एक इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट है, उन्हें एक प्रेस्टिजियस वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है जिसके तहत उन्हें $2,50,000 की धनराशि मिली है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और अपने आइडिया से लगभग 500 मिलियन फार्मर्स की हेल्प की है कि कैसे हमारे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचा के हम हमारे जो सॉइल है यानी कि मिट्टी, उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं और कैसे बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मर्त्यापुरा रे यमराज एक शॉर्ट फिल्म है जिसे हाल ही में कोविड-19 फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक अवार्ड मिला है। ये फिल्म कहाँ प्रोड्यूस की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, इसका आंसर इज बी, उड़ीसा। उड़ीसा के अंकुशपुर गांव में ये फिल्म प्रोड्यूस करी गई है। ये 13 मिनट की शॉर्ट फिल्म है इन दी रीजनल लैंग्वेज ऑफ उड़िया, जिसे कोविड-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एक स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया है। ये फिल्म है कि कैसे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से हमारी सरकार ने स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 37th क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना नाम की स्कीम लॉन्च की है बाल मजदूरों के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, इसका आंसर इज डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने 13 जून को एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत 8 से 18 वर्ष के बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जो बाल श्रमिक हैं, उन्हें इसके तहत विद्या प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। उन्हें अटल स्कूल यानी कि अटल रेसिडेंशियल स्कूल्स में एडमिशन दिया जाएगा और मासिक उन्हें 1,000 रुपये और 1,200 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई को सपोर्ट कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 38th क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में सहकार मित्र नाम का एक स्कीम लॉन्च किया है जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें पेड इंटर्नशिप दी जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, नरेंद्र सिंह तोमर। यस, ये हमारे केंद्रीय मंत्री है फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इन्होंने सहकार मित्र नाम की एक स्कीम लॉन्च की है हमारे यूथ के लिए जिसके तहत उन्हें 4 महीने की इंटर्नशिप दी जाएगी इन दी
NCDC यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत। इसमें जो हमारे यूथ है जो हाल ही में पढ़कर निकले हैं, उन्हें अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं, और हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन्हें एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती है ऑफ वर्किंग इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 39th क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हमको बताते हैं, अब हम रैंकिंग्स के हिसाब से बात करेंगे कि भारत की रैंकिंग्स अलग अलग इंडेक्सेस में कहाँ पे हैं। फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से इंडियन मेन फुटबॉल की टीम कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 108। फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग के हिसाब से भारत 108वें नंबर पर है। वहीं पहला जो स्पॉट है वो लिया गया है बाय द बेल्जियम, सेकंड इज टेकन बाय फ्रांस, और तीसरा स्पॉट लिया गया है बाय द ब्राजील। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेचर इंडेक्स 2020 जो कि एक इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, उसमें भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज A12। नेचर इंडेक्स 2020 के तहत भारत पूरे विश्व में 12वें नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। इसमें 2 इंस्टीट्यूट्स चुने गए हैं भारत से, जो कि है IISC जो कि है बैंगलोर में, और CSIR जो कि ग्रुप है ऑफ 39 इंस्टीट्यूशंस। इसके तहत जो ओरिजिनल अनपब्लिश साइंटिफिक आर्टिकल्स है वो लगभग 60,000 आर्टिकल्स और वेबसाइट से उनमें चुने जाते हैं, और उसके बाद रैंकिंग की जाती है कि कौन से कंट्री का आर्टिकल सबसे अच्छा है इन द टर्म्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 41th क्वेश्चन की तरफ। NIRF फार्मेसी कॉलेजेस रैंकिंग 2020 के तहत कौन से कॉलेज को भारत में फर्स्ट रैंक मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज A, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली। जामिया हमदर्द दिल्ली को मिला है फर्स्ट रैंक एज दी NIRF फार्मेसी कॉलेज रैंकिंग 2020। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है उन्होंने एक मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है जिसके हिसाब से वो रैंक करती है इंस्टीट्यूट जो हायर एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो उसके तहत NIRF जो उनका फ्रेमवर्क है उसके तहत उन्होंने रैंक किया है जामिया हमदर्द दिल्ली को एज द नंबर 1 कॉलेज इन इंडिया। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर है पंजाब यूनिवर्सिटी, और तीसरे नंबर पर है नाइपर जो कि है मोहाली में। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 42nd क्वेश्चन की तरफ। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 के तहत भारत कौन से नंबर पर है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए इसका आंसर इज B, 43। आउट ऑफ 63 नेशंस भारत 43rd नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। भारत की इस रैंकिंग का कारण है क्योंकि कुछ प्राचीन काल से हमारे कंट्री में प्रॉब्लम्स रही हैं जिसको एड्रेस हमारी सरकार नहीं कर रही है, जैसे कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में निवेश है वो काफ़ी इनएफिशिएंट है सीइंग आवर पॉपुलेशन। तो इन सब मुख्य कारणों के कारण भारत की रैंकिंग इतनी लो है। तो चलिए बढ़ते हैं 43rd क्वेश्चन की तरफ। सिप्री की ईयरबुक 2020 के तहत भारत की रैंकिंग ग्लोबली कौन से नंबर पर है विथ टोटल 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज 6। ग्लोबली भारत 6ठे नंबर पर है विथ 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। सिप्री का, चलिए सिप्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिप्री का फुल फॉर्म इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्वीडन की सरकार ने इसकी खोज की थी और इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1966 बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन। सिप्री का काम यही है कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह पे नज़र रखती है और कौन सी देश ने कितने अपने न्यूक्लियर या फिर नॉर्मल आर्म्स में कितने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उस पर ये रिसर्च करती है। तो उनकी अप्रैल 2020 की रिपोर्ट की माने तो भारत 3 देशों में से है, टॉप 3 में आता है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। पहले नंबर पर है USA,
सेकंड नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर भारत इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे कमिटीज के सेक्शन की तरफ, बात करेंगे कि कौन कौन सी कमिटीज डेवलप की गई हैं, कौन कौन नियुक्त किया गया है किसी कमिटी का चेयरमैन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 44th क्वेश्चन की तरफ। किसे अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ अ वर्किंग ग्रुप जो आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया था ताकि प्राइवेट बैंक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज बी, पीके मोहंती, जो कि रह चुके हैं आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। उन्हें नियुक्त किया गया है एज दी चेयरमैन ऑफ द कमिटी जो आरबीआई सेटअप कर रही है प्राइवेट बैंक के शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को रिवाइज करने के लिए। इसमें कई सारे सजेशंस की कमिटी करेगी कि प्राइवेट बैंक के जो शेयर होल्डर्स है उनको किस हिसाब से लाइसेंस दिया जाए, क्या क्या क्राइटेरिया रिवाइज होना चाहिए और कितनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए प्रमोटर्स की, ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो लोग रिवाइज करेंगे ताकि कोई भी प्राइवेट बैंक इसका फायदा उठा के कुछ भी मिसयूज नहीं कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 45th क्वेश्चन की तरफ। पीएम केयर्स फंड के ऑडिटर के रूप में किसे चुना गया है बाय द ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज बी, सार्क एंड एसोसिएट्स। पीएम केयर्स के ट्रस्टी ने सार्क एंड एसोसिएट्स को चुना है एज द ऑडिटर ऑफ द पीएम केयर्स फंड और ये सार्क एंड एसोसिएट्स इट्स लीड बाय सुनील कुमार गुप्ता जिन्हें चुना गया था पीएम नेशनल रिलीफ फंड्स का ऑडिटर इन द ईयर 2019। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 46 क्वेश्चन की तरफ। किसे चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी पैनल ऑन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस जो कि आईबीबीआई ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज ई, उदय कोटक, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक। ये एक 14 मेंबर की कमेटी होगी जिसमें एक होंगे चेयरमैन यानी कि मिस्टर उदय कोटक और बाकी 13 मेंबर्स रहेंगे। ये 13 मेंबर्स का जो टर्म है वो लगभग होगा 3 साल का। इनमें से मैक्सिमम मेंबर्स का 3 साल का टर्म होगा जो कि उसके बाद उन्हें दोबारा रीअपॉइंट किया जाएगा। ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये आईबीबीआई को सजेशंस देगी अबाउट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस। इनमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशंस लाने हैं, इसके ऊपर ये कमेटी एडवाइस करेगी और प्रोफेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी आईबीबीआई को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 47th क्वेश्चन की तरफ। सेबी ने हाल ही में एक पैनल फॉर्म किया है जिसके तहत जो मार्केट वॉचडॉग के एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए और कैसे जो पैसे छिन गए थे सिस्टम से उसे वापस कैसे रिकवर किया जाए, उस कमेटी के हेड का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, अनिल दवे। ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं अनिल दवे, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। ये बनेंगे उस हेड ऑफ द पैनल जो कि आरबीआई ने 16 जून को एक पैनल गठन करने का निर्णय लिया है जिसके तहत जो मार्केट की वॉचडॉग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है इसको स्ट्रेंथन किया जाए और जो पैसे छीन लिए गए हैं सिस्टम से उसकी वसूली की जाए। तो इसके ऊपर चर्चा होगी और क्या क्या अडॉप्ट किया जा सकता है मेजर्स इसको रोकने के लिए और कंट्रोल में लाने के लिए। तो मिस्टर अनिल दवे ने सजेस्ट किया है एक मेथड जो कि है क्वांटिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इस मेथड को अडॉप्ट करके काफ़ी हद तक इससे निजात पाई जा सकती है और उन्होंने ऑल्सो जो हमारे बैंक्रप्सी कोड में जो लॉज हैं उनके मॉडिफिकेशन के लिए भी इस कमेटी का गठन किया है। इस लॉज को रिवाइज किया जाएगा ताकि कोई भी डिफॉल्टर इसमें शरण नहीं ले सके। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे एमओयूज की तरफ। कौन कौन से देश के साथ भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है अब उसके बारे में बात करते हैं। किस कंट्री के साथ हाल ही में भारत ने एनवायरमेंट कोऑपरेशन के ऊपर एमओयू साइन किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज बी, म्यांमार। भारत ने अपने नेबर म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ एक एमओयू साइन किया है एनवायरमेंट कोऑपरेशन के ऊपर जिसके तहत ये दोनों देश कोऑपरेट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ इन फील्ड्स ऑफ क्लाइमेट चेंज,
वेस्ट, केमिकल्स मैनेजमेंट एंड एयर क्वालिटी। ये कुछ सेगमेंट्स है जहाँ पर ये चर्चा करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये जो MOU साइन हुआ है ये 10 वर्ष के लिए वैलिड रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 49th क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने हाल ही में 12 MOU साइन किया है विद डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज, जिसके तहत 16,000 करोड़ की धनराशि निवेश की जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने हाल ही में 12 MOU साइन किया है घरेलू और विदेशी कंपनियों के साथ। उनका एक इनिशिएटिव है महाराष्ट्र 2.0। उसके तहत 16,000 करोड़ की FDI निवेश की जाएगी महाराष्ट्र में अलग अलग सेगमेंट्स में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार एंड स्पेयर पार्ट्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, लॉजिस्टिक्स हो, केमिकल हो या फिर फूड प्रोसेसिंग हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे स्पोर्ट्स सेक्शन में। 50th क्वेश्चन, पेंटिला हरिकृष्ण हाल ही में न्यूज में थे, वो किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए आंसर इज सी, चेस। शारजा में हाल ही में एक ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ था जिसमें पेंटिला रविकृष्ण सेकंड नंबर पर आए थे अलोंग विथ रुस्तम कजमी हैनोफ। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, जो कि उज्बेकिस्तान से हैं। ये दोनों सेकंड आए थे, टाई हुई थी इन दोनों के बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 51st क्वेश्चन की तरफ। मेमदियारोव शाखियार ने हाल ही में शारजा वर्ल्ड स्टार्स ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है, वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, अजरबैजान को बिलोंग करते हैं मेमदियारोव शाखियार। और इसमें ऑलरेडी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया कि सेकंड नंबर पर आए हैं पेंटिला हरिकृष्ण जो कि भारत से है और रुस्तम जो कि है उज्बेकिस्तान से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 52nd क्वेश्चन की तरफ। एशियन यूथ पैरा गेम्स का चौथा एडिशन 2021 में कहाँ खेला जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, बहरीन। जो चौथा एडिशन है ऑफ द एशियन यूथ पैरा गेम्स वो दिसंबर 2021 में बहरीन में खेला जाएगा। इसमें लगभग 800 एथलीट्स जो कि 20 ईयर्स से कम उम्र के हैं वो लगभग हिस्सा लेंगे और 9 अलग अलग स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये 10 दिन चलेगा एशियन यूथ पैरा गेम्स फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर 2021। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ। इंटरनेशनल और नेशनल इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है आपके लिए याद रखने के लिए, चलिए बात करते हैं। तो 13 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और उनका जो इस साल का थीम है वो है मेड टू शाइन। अल्बिनिज्म एक आप कह सकते हैं एक बीमारी है, बट पूरी दुनिया इसे अलग ढंग से देखती है, जैसे कि कोई छुआछूत की बीमारी हो। इसमें लॉस ऑफ कलर हो जाता है, मतलब मेलानिन पूरे बॉडी में नहीं रहता और वो पूरा इंसान ऊपर से लेके नीचे तक श्वेत दिखता है। तो उसके अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है बिकॉज इनके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड वाइड किया जाता है। तो चलिए 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसका उनका इस साल 2020 का थीम है सेव ब्लड सेव्स लाइव्स। ब्लड डोनेट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और हमें क्यों ब्लड डोनेट करना चाहिए, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैले, ताकि कई लोगों की जान बचाई जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 15 जून को इंटरनेशनली 3 दिन मनाए जाते हैं। फर्स्ट इज द ग्लोबल विंड डे या फिर वर्ल्ड विंड डे भी कहा जाता है। इसमें जो हमारी विंड एनर्जी है उसको हार्नेस करके हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके ऊपर अवेयरनेस फैलाई जाती है। ऑल्सो पूरी दुनिया मनाती है उस दिन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और उनका 2020 का थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। जैसा कि आप जानते हैं हमारे एल्डर्स के साथ कई जगहों पे शोषण होता है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो या मेंटल हो। तो लोगों को सचेत कराने के लिए कि एल्डर्स को अब्यूज़ ना करें और जो एल्डर्स खुद एक्सप्लॉइट हो रहे हैं वो आवाज़ उठा सके अपने अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए, इसीलिए हर साल ये दिन मनाया जाता है ग्लोबली अलॉन्ग विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 15 जून को भारत में मनाया जाता है नेशनल नेचर फोटोग्राफी डे।
ये जो हमारे फोटोग्राफर्स है जो नेचर को कैप्चर करते हैं इन ब्यूटीफुल फॉर्म्स, उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोगों को ये विश्वास दिला सके कि हमारा नेचर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग और यूनिक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 16 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। ये दिन ग्लोबली मनाया जाता है ताकि जो भी लोग घर से बाहर है, घर से दूर है, काम करके अपने घर में वापस पैसे भेज रहे हैं ताकि वहाँ पर ज़िंदगी बेहतर हो सके अपनी फैमिलीज़ के लिए, उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं 17 जून की तरफ। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, और उनका 2020 का थीम है फूड, फीड, फाइबर और द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम लैंड को मिस यूज करें या ढंग से उसका यूटिलाइजेशन नहीं करें तो वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो सकता है और उसके कारण वहाँ पर सूखा भी पड़ सकता है। तो इससे निपटने के लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि कई सारी प्रैक्टिसेस विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स अडॉप्ट करके हमारे जो लैंड है उसको हम सही से यूटिलाइज करें ताकि वहाँ पर सूखा नहीं पड़े, वहाँ पर डेजर्टिफिकेशन नहीं हो। तो इसके अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं 18 जून की तरफ। 18वां जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल पिकनिक डे, ताकि हम अपनी बिजी लाइफ से एक ब्रेक ले सकें और अपनी फैमिलीज के साथ पिकनिक पर जा सकें। तो इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे। सॉन्टरिंग मतलब होता है टहल के चलना। लोग अक्सर अपनी बिजी ज़िंदगी में भागते दौड़ते रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है आराम से चलना, एक ब्रेक लेना। तो इसीलिए पूरे दिन ग्लोबली ये मनाया जाता है पूरी दुनिया में वर्ल्ड सॉन्टरिंग डे, ताकि लोग एक ब्रेक ले सके अपनी हेक्टिक लाइफ से और एंजॉय कर सके द आर्ट ऑफ वॉकिंग स्लोली। तो चलिए अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है ऑब्ituary। हाल ही में किन किन लोगों का निधन हुआ है इन द पास्ट 1 वीक, उनके बारे में हम बात करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत ने हाल ही में सुसाइड कमिट किया था। वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत का जो ये डेथ है ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिसाइज्ड है, आपने जगह जगह सुना भी होगा। उन्होंने हाल ही में आत्महत्या कर ली और वो एक एक्टर थे। बहुत ही बेहतरीन उन्होंने अपने करियर में फिल्म्स की है। लगभग 7 सालों में उन्होंने कई ज़्यादा फिल्म्स की हैं, 9 फिल्म्स के आसपास। और उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक मिला था एकता कपूर की टीवी सीरियल की थी जिसका नाम है पवित्र रिश्ता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दुनिया के सबसे पुराने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का नाम बताइए जिनका हाल ही में 100 साल की उम्र में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए इसका आंसर इज डी, वसंत राय जी। वसंत राय जी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 100। उन्होंने 9 फर्स्ट क्लास गेम्स खेले हैं और वो रणजी ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं फ्रॉम बॉम्बे। चलिए बढ़ते हैं आगे। फॉर्मर हॉकी कोच का श्रीधर शनोय का हाल ही में निधन हुआ है। वो किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, केरला। 14 जून को श्रीधर शनोय का केरला में निधन हो गया एट द एज ऑफ 72। वो फॉरवर्ड हॉकी कोच रह चुके हैं फ्रॉम केरला और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इन द फील्ड ऑफ हॉकी और उनकी लेगेसी कई सालों तक, कई जनरेशन्स को काम आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे 56 क्वेश्चन की तरफ। 1971 वॉर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जिनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया है, उनका नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए उनका नाम इज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा, जो 1971 इंडो पाक वॉर में जो 1971 इंडो पाक वॉर में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी जो लीडरशिप और ब्रेवरी स्किल्स के कारण उन्हें महावीर चक्र भी मिला है। उनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड्स ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बहुत सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि बैंकिंग, एसएससीज, रेलवेज, जैब, कैब एंड पैरा 13।
और इन सब से रिलेटेड आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसे वहाँ पर डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं और अपीयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे।